आज का विषय है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके अंतर्गत हम लोग रीतिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियां एवं विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे। उस समझने के क्रम में हम लोग 18 बिंदुओं पर ध्यान देंगे। वो 18 बिंदु इस प्रकार हैं। पहला, लक्षण ग्रंथों की रचना। दूसरा, लौकिक श्रृंगार की व्यंजना। तीसरा, मुक्तक रचना। चौथा, प्रकृति का उद्दीपनगत चित्रण। पांचवा, ब्रज भाषा का प्रयोग। छठवां, कला की प्रधानता। सातवां, नारी के मादक रूप का चित्रण। आठवां, संकुचित जीवन दर्शन। नौवां, श्रेष्ठ काव्य रचना। 10वां, कवि और आचार्य दोनों बनने की लालसा। 11वां, राज्याश्रित कवि। 12वां, नायिकाओं का नक्सिक वर्णन। 13वां, भक्ति तथा वीरता का वर्णन। 14वां बिंदु है नीति परक विचार। 15वां बिंदु, नायिका भेद में मौलिकता। 16वां, कवित्व और सवैया शैली। 17वां, काव्य के शास्त्रीय नियमों की विवेचना। 18वां एवं अंतिम बिंदु है षड ऋतु वर्णन। ध्यान दीजिएगा, ये 18वां बिंदु आपके स्क्रीन पर आते रहेंगे, जिसका लाभ आप सभी उठाएंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। भक्ति काल के पश्चात भी भक्ति प्रधान रचनाएं कुछ वर्षों तक होती रही। इन्हीं भक्ति प्रधान रचनाओं की लीलाओं का आधार ग्रहण कर रीतिकाल में लौकिक रस की कविताएं होने लगी। इस प्रकार की कविताओं की धारा प्रारंभ में मंद रही, किंतु परिस्थितिवश यह धारा तेजी से सिर उठाती गई। 17वीं शताब्दी के बाद लगभग प्रत्येक कवि की कविता में श्री कृष्ण और गोपियों का नाम अवश्य आ जाता है, पर प्रधानता श्रृंगार रस की ही रह जाती है। यहां आकर कवि को प्रेरणा देने वाली शक्ति अलंकार, श्रृंगार रस और नायिका भेद आदि आधार हो जाते हैं। इन्हीं प्रेरणा स्रोतों से उत्पन्न काव्य रीति काव्य कहलाता है। इस काव्य की कुछ प्रवृत्तियां एवं विशेषताएं हैं, जिन्हें 18 बिंदुओं पर हम क्रमवार समझने का प्रयास करेंगे। आइए, प्रथम बिंदु, लक्षण ग्रंथों की रचना। रीतिकाल की दूसरी प्रवृत्ति लक्षण ग्रंथों की रचना है। लक्षण ग्रंथों में रीतिकालीन कवियों ने काव्यांगों के लक्षण गिनाए। अलंकार, छंद और रस आदि की परिभाषा देकर उन्हें पुष्ट करने के लिए इन साहित्यकारों ने अपने उदाहरण दिए। संस्कृत साहित्य में भी आचार्यों ने काव्यांग निरूपण किए। उन्होंने अलंकार और छंद आदि की परिभाषाएं दी और उन्हें किसी उदाहरण से स्पष्ट भी कर दिया। रीतियुगीन कवियों ने भी इसी परंपरा का पालन किया, पर अपने रूप में। रीति मुक्त कवियों को छोड़कर प्रायः इस काल के सभी कवियों ने लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया। रीतिबद्ध कवियों ने तो सीधे रूप में लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किए। रीति सिद्ध कवियों ने केवल उदाहरण जुटाए। कहा जाता है कि हिंदी के कवियों पर संस्कृत के आचार्यों की छाप है। हो सकता है, किंतु संस्कृत के आचार्यों और हिंदी के आचार्यों में पूर्ण भेद है। कवि कर्म और आचार्य कर्म में भेद करके संस्कृत के शास्त्रकर्ता चले गए। हिंदी में उल्टी गंगा बही। यहाँ लक्षण के लेखकों ने स्वतः अपनी कविता से ही लक्षण ग्रंथ भरे। ऐसी प्रवृत्ति संस्कृत साहित्य में कम थी। आचार्य केशव ने
सर्वप्रथम काव्यांग निरूपण कर आचार्य पद की शोभा बढ़ाई। आचार्य केशव ने यद्यप शास्त्रीय पद्धति पर रचना की तथा काव्यांग निरूपण तथा लक्षण ग्रंथ प्रस्तुत करने की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली। यह परंपरा लगातार 200 वर्षों तक चलती रही। कुछ कवियों को छोड़कर अधिकांश ने छंद, अलंकार और रस का निरूपण करने के लिए काव्य रचना की। इस प्रकार के लक्षण ग्रंथों में कवि प्रिया, रसिक प्रिया, कविकुल कल्पतरु, काव्य सरोज, काव्य निर्णय, रस सारांश आदि प्रमुख है। आचार्य केशव, चिंतामणि, भिखारी दास, मतिराम आदि लक्षण ग्रंथकारों के अतिरिक्त कुछ रीति सिद्ध कवियों ने भी इस परंपरा पर परोक्ष रूप से लिखा। उन्होंने लक्षण नहीं दिए, केवल उदाहरण ही प्रस्तुत किए। दूसरा बिंदु है लौकिक श्रृंगार की व्यंजना। श्रृंगार वर्णन रीतिकाल का प्रमुख विषय है। श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति रीति काव्य में सर्वत्र पाई जाती है। प्रायः सभी कवियों ने प्रेम की घोर वासनापूर्ण रचना की। भक्ति की ओट में इन्होंने लौकिक श्रृंगार को व्यक्त किया। भक्ति काल के अलौकिक कृष्ण और उनकी अलौकिक प्रेमिका राधा इस युग में अपनी अलौकिकता से अलग हटकर लौकिक धरातल पर उतर आई। इस सिद्धांत को रीतिकालीन कवियों ने इस प्रकार स्पष्ट कर दिया। आगे के सुकवि रिजियां तो कविताएं न तो राधिका कन्हाई सुमिरिन को बहानो है। लक्षण ग्रंथों में यह भी कहा गया कि नायक होने योग्य और कोई नहीं, कृष्ण ही है। ठीक इसी प्रकार नायिका होने योग्य राधा या गोपी है। इन कवियों का मुख्य विषय नायिका भेद, अलंकार आदि का लक्षण प्रस्तुत करना, नक्सिख वर्णन आदि है। मुख्य विषय चाहे कुछ भी हो, उन्होंने उनके माध्यम से श्रृंगारिकता का ही प्रतिपादन किया। श्रृंगार के दोनों पक्षों संयोग और वियोग का बड़ा सुंदर चित्रण इस युग में हुआ। संयोग में दर्शन, श्रवण, स्पर्श, संलाप आदि के चित्रण बड़े ही प्रभावक बन पड़े हैं। बिहारी का यह दोहा संयोग की मार्मिकता का पोषण करने में समर्थ है। देखिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भौहन से दैन कहे नट जाए। प्रेमी के स्पर्श से बहुत अधिक सुख मिलता है। इस स्पर्श से अंग अंग रोमांचित हो जाता है, पूरे शरीर में सनसनी हो जाती है, हृदय में गुदगुदी होने लगती है। इन प्रभावों का दिग्दर्शन देव की कविता कराती है। स्वेद बड़े होतन कंप उरोजने, आखिन आंसू कपोलन आसी। श्रृंगार काल के कवियों ने रूप वर्णन का तथा नायिकाओं के व्यंग प्रहार का भी अपने वर्णन अपने काव्य में सफलतापूर्वक किया है। इनकी नायिकाएं अपने प्रेमी की आंखों में उसकी दूसरी प्रेमिका की मूर्ति तक भी देख लेती हैं। नैनों के कटाक्षों और चंचलता का जितना सुंदर वर्णन
रीतिकाल में हुआ है उतना शायद ही और किसी काल में हुआ हो। श्रृंगारिकता का दूसरा पक्ष वियोग है। वियोग की 10 दशाएं होती हैं। रीतिकालीन साहित्यकार ने मान, प्रवास, पूर्व राग आदि सभी दशाओं का चित्रण किया। बिहारी, देव, मतिराम, पद्माकर सबों ने वियोग दशा का मनोमुग्धकारी वर्णन किया। नायिका के मानसिक कष्टों का चित्रण देव ने बड़ी बारीकी से किया है। देखिए, साथ में राखबे नाथू ने हम हाथ में चाहती 4 चूड़ी। इस उक्ति में असमर्थता, कितना दैन्य, कितना विषाद और कितनी विवशता भरी है। वियोग चित्रण को इस काल के कवियों ने इतना अतिशयोक्तिपूर्ण कर दिया है कि उसकी स्वाभाविकता पर विश्वास करना कठिन हो जाता है। बिहारी के इस दोहे में चमत्कार, अतिशयोक्ति, सूक्ष्मता सब कुछ है, पर अस्वाभाविकता के कारण यह चित्र हमें बहुत समय तक मुग्ध नहीं रखता। आइए देखते हैं। इत यावत चली जातूत, चली 6 हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रहे, लगी उशासन साथ। इस प्रकार श्रृंगारिकता से परिपूर्ण काव्य हिंदी साहित्य को पूर्ण श्रृंगारिक बना देता है। यही श्रृंगारिकता इतनी आगे बढ़ जाती है कि कुछ आलोचकों को यह कहना पड़ता है कि यदि रीतिकाल को हिंदी साहित्य से निकाल दिया जाए तो कोई हानि नहीं होगी। रीतिकाल के नग्न तथा वासनामय चित्रों और वर्णनों को देखकर ही उक्त मत हमारे आलोचकों ने व्यक्त किए हैं। तीसरा बिंदु है मुक्तक रचना। रीतिकालीन कवियों ने प्रबंध काव्य परंपरा और शैली से अपना पिंड छुड़ा लिया। कृष्ण की सारी लीला अधिकतर मुक्तक गीतों में गाई गई। राज दरबारी वातावरण में मुक्तक काव्य शैली अधिक अनुकूल पड़ी। वह समय प्रबंध काव्य निर्माण के लिए सर्वथा अनुपयुक्त था। इसी परिस्थिति का अध्ययन कर रीतिकालीन कवियों ने कृष्ण के प्रेम का वर्णन मुक्त रूप में किया। कहीं उनकी रासलीला का वर्णन है तो कहीं उनके रूप का। स्फुट दोहों और कवित्वों में प्रेम की विभिन्न स्थितियों का रसात्मक चित्रण मुक्तक काव्य से ही संभव था। रीतिकाल में आश्रयदाताओं को प्रबंध काव्य पढ़ने के लिए अवकाश ही नहीं था। लंबे लंबे वर्णनों को सुनने या पढ़ने के लिए उनमें धैर्य की मात्रा भी नहीं थी। दूसरी तरफ कवियों की शक्ति और क्षमता भी प्रबंध काव्य के लिए उपयुक्त नहीं थी। प्रबंध काव्यों के लिए निरंतर एक रसता और धैर्य की आवश्यकता होती है। ये दोनों गुण न तो उस समय के कवि में थे और न उनके श्रोताओं में। इन्हीं कारणों से मुक्तक काव्य की रचना हुई। अल्पसंख्यक कवियों ने ही प्रबंध काव्य की रचना की। कम समय में मनोनुकूल भावों की सृष्टि मुक्तक काव्य से हो सकती है। इसमें रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल जाती है। आलोच्य काल के कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की हृदय कली खिलानी चाहिए और मुक्तक छंदों की रचना कर अपने इस उद्देश्य की पूर्ति की। यही प्रवृत्ति प्राय सभी कवियों में पाई जाती है।
भक्ति और नीति के विचारों को भी इस युग में मुक्तक रूप में व्यक्त किया गया। मुक्तक काव्य पद्धति के अतिरिक्त रीति काव्य में कुछ प्रबंध काव्य भी लिखे गए, पर ये असफल सिद्ध हुए। चौथा बिंदु है प्रकृति का उद्दीपनगत चित्र। रीतिकाल में प्रकृति का स्वतंत्र चित्रण न होकर आलंबनगत या उद्दीपनगत चित्रण हुआ है। प्रेम के भाव को बढ़ाने के लिए प्रकृति को माध्यम बनाया गया है। संस्कृत साहित्य में प्रकृति के उपकरणों का स्वतंत्र चित्रण हुआ। वाल्मीकि और कालिदास ने प्रकृति का स्वतंत्र चित्रण किया। रीतिकालीन कवियों का मूल उद्देश्य श्रृंगार वर्णन के द्वारा राजाओं को प्रसन्न करना था। इस उद्देश्य की पूर्ति तभी हो सकती थी जब विश्व के प्रतीक रूप का प्रयोग इस उद्देश्य के साधक के रूप में किया जाए। हुआ भी ऐसा ही। इन कवियों ने प्रकृति का चित्रण नायक और नायिका की मानसिक दशा के अनुकूल ही किया। संयोग में उनका मनोमुग्धकारी रूप है और वियोग में विदग्धकारी रूप। पावस में प्रेमी और प्रेमिका का मन खूब रमता है। इस युग के काव्य में यह रमणीयता उभर कर व्यक्त हुई है। विरह का चित्रण तो सचमुच हृदय द्रावक है। रीतिकाल की नायिका को शुभ्र चंद्रमा भी कसाई का कार्य करता हुआ दिखाई देता है। कहा गया है, आय रे मतिमंद चंद आवत न तो ही लाज, होके द्विजराज काज करत कसाई के। इसी प्रकार रीतिकालीन नायिका को वियोग अवस्था में पपीहे की पी पी रट दुखद और कष्टदायक लगती है। उसके लिए चांदनी और चंदन आदि भी आग बरसाने वाले लगते हैं। सभी कवियों के काव्यों में प्रकृति उद्दीपन रूप में दिखलाई देती है। पांचवा बिंदु है ब्रज भाषा का प्रयोग। रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है। वह भाषा ललित और कोमल है। प्रेम आदि भावों को अत्यंत कोमल ढंग से व्यक्त करने के लिए यह भाषा ही काफी सफल मानी जाती है। इस युग की ब्रज भाषा अत्यंत मधुर और निखरी हुई है। इस युग में यह भाषा बहुत विकसित हुई। इसकी मधुरता और भाव प्रधानता की चर्चा करते हुए हम कह सकते हैं कि ऐसी मधुर भाषा हिंदी साहित्य के और किसी युग में प्रयुक्त नहीं हुई। इसमें कोमल भाव की अभिव्यक्ति की जितनी क्षमता है वह किसी और भाषा में नहीं पाई जाती। इस युग की भाषा अपनी विशेषताओं के कारण ही आधुनिक युग के प्रारंभिक क्षणों तक के कवियों को आकृष्ट करती रही। भारतेंदु जैसे कलाकार ने भी ब्रज भाषा के मोह को नहीं छोड़ा। बिहारी, देव, घनानंद आदि की भाषा मधुर है। बिहारी की भाषा में अधिक त्रुटियां हैं। केशव कठिन काव्य के प्रेत कहलाते हैं। इन कवियों के आधार पर भी रीतिकाल की ब्रज भाषा को हे नहीं कहा जा सकता। अनेक भाषाओं के सम्मिश्रण में भी यह अपनी मौलिकता रखती है। इनके अतिरिक्त रसखान और घनानंद की ब्रज भाषा अत्यंत पुष्ट है। घनानंद की भाषा तो
अर्थ की गंभीरता से परिपूरित है। इस युग की भाषा की परीक्षा करने के लिए ये एक उदाहरण देखें जो कि पर्याप्त होगा। कोबिन मोल बिकात नहीं, मतिराम लहे मुस्कान मिठाई, ज्यो ज्यो निहारिये नेरे वह नैननी, त्यों त्यों खरी निकरे सी निकाई। छठवां बिंदु है कला की प्रधानता। पहले इस विषय पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि रीतिकाल के सभी कवि आश्रय प्रदत्त थे और उनका मूल उद्देश्य आश्रयदाताओं से यश और अर्थ प्राप्त करना था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कवियों ने अपने सामंतों की अलंकार तथा व्यंजनापूर्ण शैली में प्रशंसा की। अलंकार और छंद के प्रति इनका विशेष अनुराग रहा। उक्ति वैचित्र्य या उक्ति चमत्कार के द्वारा पाठक और श्रोता के मन को आकृष्ट कर लेना इस युग के कवियों का लक्ष्य था और यही उनकी सफलता का मापदंड बन गया था। परिस्थिति और जनरुचि के अनुसार कवियों को कलापूर्ण तथा बाह्य आकर्षणों से युक्त रचना करनी ही पड़ी। राज दरबारी कवियों को अपने काव्य को कृत्रिम भड़कीले रंगों में रंगना पड़ा। कविता कामिनी की शोभा बढ़ाने के लिए साधन जुटाए गए। चमत्कार मूलक अलंकारों, शैलियों एवं शब्दों को कवियों ने अपने काव्य का साधन बनाया। चमत्कार मूलक अलंकारों में श्लेष, यमक और अनुप्रास का अधिक प्रयोग हुआ। अपने काव्यों को शोभावान बनाने के लिए बिहारी और केशव को तरह तरह की कारीगरी करनी पड़ी। कई शब्दों का गठन ऐसा हुआ जिससे चमत्कार पैदा होता है, तो कहीं अलंकारों का ऐसा प्रयोग हुआ जिससे रोमांच और श्रृंगारिकता का पोषण होता है। बिहारी ने आंखों के वर्णन में भी ऐसी कला दिखलाई है जो प्रत्येक पाठक को विस्मित कर देती है। सातवां बिंदु है नारी के मादक रूप का चित्रण। रीतिकाल अपनी मादकता के लिए प्रमुख है। नारी का मादक स्वरूप सबको मस्त कर देने वाला स्वरूप है। भक्ति काल में नारी के आदर्श मातृ एवं पत्नी स्वरूप का चित्रण हुआ। रीतिकाल में नारी का यह स्वरूप उपयुक्त और प्रभावक नहीं रह गया। इस युग की मुख्य प्रवृत्ति श्रृंगारिकता का पोषण तभी हो सकता था जब नारी के वासनामय स्वरूप का चित्रण। इसी परिस्थिति में बिहारी, देव, घनानंद, मतिराम आदि कवियों ने नारी के नग्न स्वरूप का वर्णन किया। इन कवियों को यह बतलाना था कि नारी भोग विलास का उपकरण मात्र है। कवि ने नारी के देवी, मातृ, दुहिता, पत्नी आदि स्वरूपों की ओर न देखकर प्रेमिका स्वरूप की ओर ही देखा। इस युग की नारियां प्रेम के प्रति सुकुमार प्रेम भाव ही व्यक्त करती हैं। प्रेमी भी उनके शारीरिक सौंदर्य पर रिश्ता है। प्रेमिकाएं अपने पुत्र की हथेली में भी प्रेमी का ही प्रतिबिंब देखती हैं। पद्माकर की गोपियां कृष्ण से कहती हैं, नैन नचाए कहो मुस्काए, लला फिर आयो खेलन होरी। नारी का ऐसा ही चित्रण रीतिकाल
कालीन काव्य में किया गया। रीति मुक्त कवियों ने भी नारी के विलासी रूप में गोता लगाया है। आठवां बिंदु है संकुचित जीवन दर्शन। रीति काव्य में जीवन के प्रति व्यापक दृष्टिकोण का सर्वथा अभाव है। उस युग के कवियों को अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा के अतिरिक्त जीवन की ओर देखने का अवसर ही नहीं मिला। कवियों ने जीवन का एक ही पक्ष लिया और वह है प्रेम। इस पक्ष के अतिरिक्त भक्ति और नीति की ओर भी कुछ कवियों ने दृष्टि डाली। भूषण की कविता में उत्साह के प्रति भी जागरूकता दिखलाई पड़ती है, पर यह साधारण प्रवृत्ति है। इस युग के मुख्य प्रवृत्ति जीवन की मस्ती का वर्णन करना है। जीवन में आए विचित्र घात प्रतिघात, सुख दुख आदि भावों का यहां सर्वथा अभाव है। नौवां बिंदु है श्रेष्ठ काव्य रचना। प्रभावमयता या रसात्मकता काव्य की आत्मा है। जो काव्य पाठकों के मन को मुग्ध कर देता है और उसके भावों को श्रेष्ठ कर उसे लोक सामान्य भाव भूमि पर पहुंचा देता है, वह सर्वश्रेष्ठ काव्य कहलाता है। इस विचार से रीतिकाल का काव्य सफल सिद्ध होता है। इस काव्य में बाहरी अलंकरण की प्रवृत्ति चाहे जितनी हो, इसमें प्रभावकता और भावमयता की क्षमता सर्वाधिक है। एक छोटे से दोहे में भी इतनी तन्मयता और रोचकता है कि कोई भी पाठक उसे पढ़कर प्रेमासक्त हुए बिना नहीं रह सकता। कला और भाव दोनों पक्षों का सुंदर समन्वय और मणिकांचन संयोग इस युग की एक प्रमुख प्रवृत्ति जान पड़ती है। किसी भी कवि में अप्रभावकता नजर नहीं आती। इसलिए डॉक्टर भगीरथ मिश्र जैसे आलोचक और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जैसे समालोचक को भी इस युग के श्रेष्ठ काव्यत्व पर श्रद्धा और विश्वास है। 10वां बिंदु है कवि और आचार्य दोनों बनने की लालसा। रीतिकाल के सभी कवि दो रूपों में हमारे सामने आते हैं। उनका एक रूप कवि का है और दूसरा रूप आचार्य का है। रीतिबद्ध कवियों ने आचार्य की भांति काव्यांग निरूपण किए हैं और कवियों की भांति कविताएं की हैं। आचार्य पद की रक्षा करते हुए उन्होंने साथ ही साथ कवि पक्ष की भी सुरक्षा की है। अलंकारों, रसों एवं छंदों की परिभाषा देने के पश्चात उन्होंने उनके उदाहरण भी स्वरचित कविताओं से ही दिए। चिंतामणि, मतिराम देव ने तो ऐसा किया ही है। रीति मुक्त कवियों ने भी कविता करते समय काव्यांगों के प्रति अपनी रुचि दिखलाई है। सभी कवियों की एक ही विचारधारा को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इस युग की एक प्रमुख प्रवृत्ति कवि और आचार्य दोनों बनने की लालसा थी। 11वां बिंदु है राज्याश्रित कवि। हिंदी साहित्य के वीर गाथा काल में सभी कवि राज्याश्रित थे। भक्ति काल में आकर सभी कवि स्वतंत्र और आत्मनिर्भर हो गए। रीतिकाल में पुनः वीर गाथा काल की परंपरा निभाई गई। कवि राज दरबारों में रहने लगे। उनका मूल उद्देश्य अपने आश्रयदाताओं का मनोरंजन करना
बन गया। इन कवियों को आश्रयदाताओं के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। कभी कभी तो कवियों को आश्रयदाताओं की खोज में भटकना भी पड़ता था। किसी कारणवश राजा असंतुष्ट हो जाता था तो कवि को दूसरे राज्य में आमदनी के लिए जाना पड़ता था। प्रसिद्ध कवि बिहारी, देव, भूषण आदि को भी कई आश्रयदाताओं की शरण लेनी पड़ी थी। 12वां बिंदु है नायिकाओं का नक्सिक वर्णन। रीतिकाल की यह एक विशेषता है कि इस युग में नायिकाओं के अंग प्रत्यंग का भी वर्णन हुआ है। यह विशेषता संस्कृत साहित्य में भी पाई जाती है, किंतु हिंदी के रीतिकालीन कवियों ने जैसी मौलिकता इस क्षेत्र में दिखाई वैसी संस्कृत साहित्य में नहीं दिखाई गई। यहाँ नारियों के कट, मुख, कर्ण, नाक, कपोल, केशपाश, बेड़ी, वसन आदि का सविस्तृत वर्णन किया गया है। इस वर्णन में कहीं कहीं तो संस्कृति और नैतिकता का पालन हुआ है और कहीं कहीं इतना नग्न रूप वर्णन हुआ है कि पाठक को भी आंख मूंदनी पड़ती है। नायिकाओं के नग्न चित्र सचमुच अशिष्टता के द्योतक है। आंख तथा नाक की जहां सुंदर अभिव्यक्ति हुई वहां रोचकता और चमत्कार का सृजन भी हुआ। केशव की नायिकाओं का मुख चंद्रमा के समान है और उनके लोचन मृग के नेत्र सदृश है। इसी प्रकार का स्वस्थ रूप वर्णन रीतिकाल को गौरवान्वित करता है। दूसरी तरफ स्त्रियों के अंगों का जहां नग्न रूप खड़ा किया गया है वह अस्वस्थ और अवांछित रूप है। 13वां बिंदु है भक्ति तथा वीरता का वर्णन। रीतिकाल की अतिशय श्रृंगारिकता में भक्ति भावना का उद्रेक भी होता है। राधा और कृष्ण के प्रेम वर्णन से राधा और कृष्ण के प्रति भक्ति भावना जागृत होती है। इस बात का संकेत इस छंद में स्पष्ट है। रीझिए सुकवि जो तो जानो कविताई, न तो राधिका गोविंद सुमिरन को बहानो है। ग्वाल कवि ने भी राधा कृष्ण से क्षमा याचना की है। यह याचना भक्ति भाव को पुष्ट करती है। भक्ति की इस पतली रेखा को हम एक विशेषता अवश्य मानते हैं, किंतु इसके आधार पर रीतिकाल के काव्य को भक्ति प्रधान काव्य नहीं कह सकते। भक्ति भाव के अतिरिक्त इस युग में वीरता तथा उत्साह का भी वर्णन हुआ। भूषण ने छत्रसाल शिवाजी की वीरता का उल्लेख किया। औरंगजेब के अत्याचार से ऊबकर शिवाजी, छत्रसाल, जयवंत सिंह आदि वीर अपने देश की रक्षा के लिए तत्पर हो उठे। इन कवियों ने भी इनकी वीरता तथा बहादुरी का वर्णन करना अपना धर्म समझा। इसी धर्म भाव से प्रेरित होकर भूषण, लाल, सूदन आदि कवियों ने वीर रस की धारा बहाई। 14वां बिंदु है नीतिपरक विचार। जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में रहकर कुछ कवियों ने अनुभव अर्जित किए और इन्हीं अनुभवों के आधार पर नीतिपरक छंद लिखे। गिरधर कवि अपनी कुंडलियों के लिए प्रसिद्ध है। शिक्षित और अशिक्षित दोनों वर्गों में इनकी कुंडलियां प्रसिद्ध हैं। ये छंद एक दूसरे को शिक्षा देने तथा नीचा दिखलाने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। एक उदाहरण से यह उपदेशात्मक और नीतिपरक विशेषता स्पष्ट हो जाएगी।
चिंता ज्वाल शरीर बन दावा लग लगी जाए, प्रकट धुआं नहीं देखिए ही अंतर धुधुआए। साईं ऐसे पुत्र से बाध रहे बरुनार, बिगड़ी बेटे बाप से जाए रहे सयुरार। 15वां बिंदु है नायिका भेद में मौलिकता। रीति काव्य में नायिकाओं के कई भेद बतलाए गए हैं। हिंदी के इस काव्य में भी पद्मिनी, चित्रणी, शंखनी, हस्तनी आदि नायिकाओं के भेद किए गए हैं। मुग्धा, मध्या आदि भेद भी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त रूप के आधार पर भी अनेक भेद बतलाए गए हैं। कुछ आलोचकों के अनुसार ये भेद रीति युगीन कवियों की मौलिक देन है, किंतु अन्य आलोचकों के अनुसार ये सभी भेद किसी न किसी रूप में संस्कृत साहित्य में वर्णित है। 16वां बिंदु है कवित्व और सवैया शैली। भक्ति काल में गेय पदों की प्रधानता रही। रीति काल में कवित्व और सवैया को ही प्रधानता मिली। इस युग के कवि अनेक सिद्धांतों का आश्रय लेकर कवित्व, सवैया और कभी कभी दोहा के माध्यम से जीवन की अनेक श्रृंगारमयी भावनाएं व्यक्त करते रहे। इन्हीं छंदों में कवियों ने अपने ग्रंथ लिखे। ये छंद भक्ति काल में भी प्रचलित थे, किंतु इस युग में इन छंदों की प्रमुखता रही है। 17वां बिंदु है काव्य के शास्त्रीय नियमों की विवेचना। रीतिकाल की धाराओं, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त। रीतिबद्ध धारा के अंतर्गत संस्कृत के शास्त्रीय ग्रंथों के आधार पर अलंकार और रस की जैसी विशद विवेचना इस युग में हुई, वैसी पूर्व कालों में कभी नहीं हुई। इन्होंने अपने आश्रयदाताओं के यश एवं कीर्ति के वर्णन द्वारा काव्य के शास्त्रीय नियमों का विवेचन करना शुरू किया। यह काल इस प्रकार हिंदी साहित्य के एक अंग की पूर्ति करता है। इसने हमें हिंदी काव्य शास्त्र के नियम दिए। 18वां एवं अंतिम बिंदु षड ऋतु वर्णन। भारत एक विस्तृत देश है। इसकी स्थिति विशेष प्रकार की है। इन्हीं कारणों से ऋतुओं के सूक्ष्म अंतर जितने यहाँ दिखाई पड़ते हैं, उतने विश्व के किसी अंचल में नहीं। भारत में बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर 6 ऋतुएं होती हैं। श्रृंगार काल या रीति काल में षड ऋतुओं पर पृथक रचनाएं हुई हैं। यह काल ऋतु वर्णन की दृष्टि से पर्याप्त समृद्ध दिखाई देता है। भिन्न भिन्न ऋतुओं के संबंध में भिन्न भिन्न प्रकार की उक्तियां नए नए चमत्कारों से पूर्ण होकर सामने आई। यह ऋतु वर्णन इस युग की एक प्रमुख विशेषता है। इन विशेषताओं के अतिरिक्त भावों की व्यंजना, तीव्रता तथा भाषा शैली की सरलता इस युग की अन्य विशेषताएं हैं। इस प्रकार की प्रवृत्तियों और अन्य विचारों को लेकर यह युग, जो ऊपर हम लोगों ने ये 18 बिंदुओं पर देखा, उपर्युक्त विशेषताओं से युक्त है। आज हम लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियां एवं विशेषताएं,
उनको समझने का प्रयास किया। और आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।